रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, subscribe my channel, share my channel, and also share my videos and like my videos. So सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है बेटे यहाँ पर 78 पेज के ऊपर, वो है जी वोकैबुलरी एंड ग्रामर। उसमें बात करते हैं चूज 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द echoing green that are unfamiliar to you। कहते हैं कि आप जो है ना वो ऐसे 3 अल्फाजों का मुंतखब करें echoing green में से, that were unfamiliar, जो कि हमें पहले से हम नहीं जानते थे उनके बारे में। और हर वर्ड की जो है ना वो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। इंफॉर्मेशन किस बारे में, जो उस वर्ड की डेफिनेशन, फिर आप उसको जो है वो सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। सो आइए देखते हैं जी इसके बारे में। माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे वो ऐसे 3 वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन हमें बतानी है, फिर उनको हमने सेंटेंस में यूज़ करके बताना। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा echoing। डेफिनेशन, रिपीटिंग और रिफ्लेक्टिंग साउंड प्रोड्यूसिंग एन echo, एक गूंज की पैदा करना। Sentence, the laughter of children was echoing across the green field, filling the air with joy. The second word is sport. Definition, playful activity or physical play, especially among children. Sentence, the children began their sport with great excitement as the sun rose in the sky. The last word is descended. Definition, to move downward or come down from a higher place. कि क्या करना जी, ऊपर की तरफ आना, नीचे की तरफ आना, और एक बहुत जो है वो हायर प्लेस है जो नीचे की तरफ आना, कम डाउन आना। सेंटेंस, एज इवनिंग अप्रोच, जैसे ही शाम पहुंची, काम एंड साइलेंस बिगन टू डिसेंडेड, कि जो खामोशी है और परसकून है, डिसेंडेड अपॉन द वंस लेवल ग्रेन, तो एकदम से जो खामोशी है और परसकूनियत है वो एकदम से ही सरसब्ज जो है वो मैदानों में आ गई। आई होप कि यहाँ तक इन तीनों वर्ड्स की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हम कर चुके हैं, ये वाला ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्शन बी, कंपेयर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम, राइट डाउन द डिफरेंट कॉनोटेशन दैट ईच वर्ड कैरीज। यहाँ पर कहते हैं कि हर वर्ड का मीनिंग बताइए, फिर उनके डिफरेंट आप कॉनोटेशन लिख दीजिए, दैट ईच वर्ड कैरी, जो हर वर्ड कैरी करता है। सो आइए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है वेरी मैरी वर्सेस जॉयफुल है। मैरी में कहते हैं, मैरी का क्या मतलब है, लाइट हार्टेड, चेयरफुल एंड फेस्टिव, ऑफन एसोसिएटेड विद केयर फ्री हैप्पीनेस एंड फन इन अ सोशल और प्लेफुल सेटिंग। उर्दू में हम ये कह सकते हैं खुशबाश, खेलता हुआ, हंसती हुई मिजाज का या खुश, ठीक है। जॉयफुल में कहते हैं डीपर, मोर स्पिरिचुअल और इमोशनल हैप्पीनेस, ऑफन एसोसिएटेड विद इनर कंटेंटमेंट, मतलब कि इंतहाई मसरूर और इंतहाई दिल से खुश होना। कोनोटेशन में ये कह सकते हैं मैरी फील्स मोर प्लेफुल एंड आउटवर्ड, वाइल जॉयफुल फील डीपर एंड मोर इनवर्ड और इमोशनल। कि मैरी आप ये कह सकते हो कि प्लेफुल है, आउटफुल है, ठीक है, आउटवर्ड है, लेकिन जॉयफुल में कहते हैं कि ये मीनिंग आपका बिल्कुल डीप देता है। आप ये कह लें कि आप उसमें ज़्यादा एक चीज़ को खुशी से करते हो। वर्ड वेरी एंड टायर्ड, वेरी मीन एग्जॉस्टेड, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली और मेंटली, कि थका हारा हुआ, बल्कि इतना कि इमोशनली भी और मेंटली भी जो है वो ज़िंदगी से हारा हुआ, ज़िंदगी थका हुआ। सजेस्ट लॉन्ग टर्म फिटेक, कि बहुत ही ज़्यादा थकन, ठीक है। टायर्ड, सिंपली लेकिंग एनर्जी, यूजुअली फ्रॉम फिजिकल एफर्ट और लैक ऑफ रेस्ट, कि रेस्ट ना करने की वजह से या यूजुअली आमूमन काम करने की वजह से हमारा जिस्म थक जाता है, तो हम उसको कहते हैं टायर्ड। तो वेरी जो है वो इंतहाई थका हुआ, कि ज़िंदगी से हारा हुआ इंसान होता है। तो कोनोटेशन में क्या है कि वेरी कैरीज अ हैवियर इमोशनल टोन, वाइल टायर्ड इज मोर न्यूट्रल एंड फिजिकल। नेक्स्ट हमारा जो echoing वर्सेस रिसाउंडिंग, अ सॉफ्ट और रिपीटेड साउंड दैट बाउंसेस बैक, ऑफन जेंटल एंड एटमॉस्फेरिक, के हल्की गूंजने वाली आवाज़, ठीक है। और रिसाउंडिंग में कह सकते हैं अलाउड, पावरफुल एंड ऑफन इम्प्रेसिव साउंड, कि एक बुलंद और ज़ोरदार आवाज़ में गूंजना, एक ड्रामेटिक और फोर्सफुल अंदाज में। कोनोटेशन दोनों में क्या है, echoing सजेस्ट सटली एंड रिफ्लेक्शन, वाइल रिसाउंडिंग इम्प्लाइज स्ट्रेंथ एंड बोल्डनेस।
आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप सो कि बेटे आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बात करते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज एंड लिटरेरी डिवाइसेस। तो यहाँ पर हमारा इनका कोई काम नहीं है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है करने के लिए, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको बीएस लेवल पे आते होते हैं। 9th और 10th सॉरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इनका इतना कोई काम शाम नहीं होता। तो आगे हम चल लेते हैं। यहाँ पर हमारे कहते हैं कि आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन पोइट्री के ऑप्शन सी में कहते हैं कि आप जो है ना वो आइडेंटिफाई कर दे द लेबल बोल्ड वर्ड इन ईच सेंटेंस एज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच, लाइक आपका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन। तो यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें से हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है इन 4 सेंटेंसेस में से। सबसे पहला वर्ड है हमारा इकोड, ये वर्ब है जी, शोज एक्शन, द स्काई इज इकोइंग। सेकेंड हमारा बिनेथ है, प्रपोजिशन है, शोज द रिलेशनशिप ऑफ सीट ऑफ टू ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जॉय है, नाउन है जी, इट्स अ थिंग और इमोशन दैट ऑब्जेक्ट बीइंग सेपरेट। और उसके बाद हमारा लास्ट वन है जी ऑल्दो, कंजंक्शन है, इट जॉइंस टू क्लॉजेस, कंट्रास्ट बिटवीन सनसेट एंड देयर रेलेटेंस, ठीक है, रेलेटेंस। Need sentence then rewrite the sentence in a different tense as indicated। यहाँ पर भी बात करते हैं कि sentences आपको दिए गए। सबसे पहले कहते हैं कि जो जुमला आपको दिया गया है उसमें आप ये बताते हैं कि ये टेंस कौन सा है, फिर आपको जो हमने टेंस बताया है आपने इनको जो है ना वो रीराइट करके हमें बताना है। सो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी है, इसमें है द चिल्ड्रन प्ले ऑन द इकोइंग ग्रीन, सिंपल प्रेजेंट है और उन्होंने हमसे कहा है कि आपने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। The children had played on the echoing green. Next है जी, birds sing joyfully as the sun rises. Tense simple present है और इसको rewrite करना है जी past perfect में। Birds had sung joyfully as the sun had risen. ठीक है। Next अब हमारा है जी तो बेटो पहले बच्चे यहाँ पर उन्होंने हमसे कहा कि इसको इन दोनों सेंटेंसेस को आपने जो है वो पास्ट परफेक्ट में करना है। अब उन्होंने हमसे ये कहा है कि इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में करना है। सो पहले सिंपल प्रेजेंट है और उसके बाद जब कॉन्टिन्यूस में करेंगे तो हैड की जगह पे हम लगा देंगे विल बी प्लेइंग ऑन द इकोइंग ग्रीन, और सिंपल पास्ट में हम कहेंगे बर्ड्स विल बी सिंगिंग जॉयफुली एज अ सन विल बी राइजिंग। जी तो माय डियर व्यूअर्स यहाँ पर बेटे बात करते हैं, वो कहते हैं एग्जामिन ईच सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर बेटे बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं ये बता दीजिए ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है तो साथ आप जो जस्टिफाई भी कर दें अपनी चॉइस को। सो आइए देख लेते हैं बेटे इनको भी। बेटे यहाँ पर हमारा ऑप्शन ई है, इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन करनी, साथ हमने इनको जस्टिफाई भी करना है कि जो हमने आइडेंटिफाई इनको किया है वो आया कैसे हमारा सही है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है द ग्रीन इज अलाइव विद लाफ्टर एंड द ट्रीज इको एवरी साउंड। टाइप कंपाउंड सेंटेंस है, जस्टिफिकेशन दिस सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज joined by the coordinating conjunction and each clause can stand alone, कि दोनों ही जो सेंटेंस है वो हमारे दोनों ही इंडिपेंडेंट है और इन दोनों को जोड़ा गया है जी कंजंक्शन एंड के साथ, और दोनों ही अकेली जो है वो स्टैंड हो सकती है, मतलब दोनों को ही किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है। आगे से जो है वो हमारा सेकंड है कि when the sun sets the children return home but the memory lingers, कि जब गुरूब होता है, जब सूरज गुरूब होता है जो बच्चे हैं वो घर आ जाते हैं बट द मेमोरी लिंगर्स, क्योंकि मेमोरी जो है ना वो रह जाती है, लिंगर्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मींस जस्टिफिकेशन यहाँ पर क्या हम देते हैं जी। तो यहाँ पर बेटे लिंगर्स का मतलब होता है ठहर जाना या रुक जाना, कि बच्चे तो घर चले जाते हैं जब सूरज ग्रूब होता है लेकिन उनकी यादें वहाँ पर ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जस्टिफिकेशन कैसे, दिस सेंटेंस हैज वन डिपेंडेंट क्लॉज व्हेन द सन सेट्स, कि यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो बिना इंडिपेंडेंट के अपने मीनिंग को वाज़ह नहीं कर सकता, एंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो यहाँ पर आज़दाना क्लॉजेस हैं जो कि बिना किसी और क्लॉज के, बिना किसी और सेंटेंस के अपने मीनिंग बखूबी बता सकती हैं। द चिल्ड्रन रिटर्न होम एंड द मेमोरी लिंगर्स, कि बच्चे घर चले जाते हैं और उनकी यादाश्त, जो उनकी यादें वो ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। जॉइंड बाय बट, उनको बट से जोड़ा गया है, मेकिंग इट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है जी द ओल्ड फोक स्माइलिंग सॉफ्टली रिमेंबर देयर आर्म यूथ। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। देयर इज वन ओनली independent clause here. The phrase smiling softly is a participle phrase, not a separate clause. So the sentence remains simple कि इसमें कोई और clause इस्तेमाल नहीं की गई, just is it is a participle phrase. So ये जो है वो simple का simple ही रहेगा। बेटे यहाँ पर हमारा ऑप्शन FGH है। इसमें कहते हैं how does the use of present tense in the following lines contribute to the timeless and universal theme of the poem। कि यहाँ पर किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। और आगे वो कहते हैं कि इन द फॉलोइंग लाइन व्हाट रोल डू एडजेक्टिव्स, कि फॉलोइंग लाइन में जो मैरी और वेलकम है वो किस तरह से एडजेक्टिव का रोल, एडजेक्टिव का जो है ना वो किरदार अदा करते हैं। एंड हाउ वुड द मीनिंग चेंज इफ द एडजेक्टिव्स वर रिप्लेस्ड विद डिफरेंट वंस, और किस तरह के इनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे अगर हम इनके एडजेक्टिव्स को तब्दील कर दें। नेक्स्ट में कहते हैं द पोएम contains several simple parallel sentence structure. How does the repetition and simplicity in sentence construction mirror the theme of the innocence of the cyclical nature of life? How does it impact the overall rhythm and flow of the poem? कि यहाँ पर वो बात करते हैं कि how does the repetition, कि जो repetition है ये simplicity in sentences में किस तरह से इनके थीम को कंस्ट्रक्ट करेगी, या जो कुदरत की जो ज़िंदगी की जो नेचर है उसको किस तरह से पूरी साइकिल कर रही है, ठीक है, और ये पूरी पॉइंट के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट होगा। सो ये इन तीनों क्वेश्चंस को वन बाय वन हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बेटे यहाँ पर हमारा ऑप्शन ऐसा है कि प्रेजेंट टेंस किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है उसके टाइमलेस और यूनिवर्सल थीम में। द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस द सन डज अराइज मेक्स अ सीन फील अलाइव एंड ऑनगोइंग, कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल ये बताता है कि सीन ये मनाजिर बिल्कुल जारी है, ये मनाजिर जिंदा है। इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट दिस जॉयफुल मोमेंट इज इंटरनल, और ये तासुर हमें ये देता है कि ये जो लम्हा ये ना ख़त्म होने वाला है। हैपनिंग अगेन एंड अगेन विद ईच न्यू डे, हर नए दिन के साथ ये दोबारा वाक़या होगा। इस वजह से यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। आगे कहते हैं कि अगर मैरी और वेलकम की जगह हम कोई और अगर वर्ड लिख दे तो ये किस तरह से हमारे पोएम में एक चेंज लेकर आएगा। द एडजेक्टिव्स मैरी एंड वेलकम क्रिएट अ मूड ऑफ हैप्पीनेस, कि खुशी का माहौल पैदा करते हैं, वार्मथ एंड सेलिब्रेशन। दे रिफ्लेक्ट द जॉय ऑफ स्प्रिंग एंड द कम्युनिटीज चीयरफुल रिस्पॉन्स टू इट। एंड हाउ डज द यूज ऑफ सिंपल पैरेलल स्ट्रक्चर मिरर इट्स थीम ऑफ इनोसेंस एंड लाइफ साइकिल, कि किस तरह से ये ज़िंदगी का जो साइकिल है उसको मिरर करते हैं ये जो sentences हैं, simple हैं या parallel हैं। The poem uses simple and repeated sentence patterns to reflect the purity and rhythm of the childhood. This mirrors the natural repetitive cycles of life and seasons. कि ये जो poem है ये repeated sentence के पैटर्न को क्या करती है, बयान करती है, उनकी प्योरिटी को, उनकी रिदम को, बचपन के एक रिदम को बयान करती है कि बिल्कुल वो साफ सुथरा, बिल्कुल वो प्योर है। फिर ये मिरर करता है उसके नेचुरल रिपीटेटिव साइकिल को, ज़िंदगी के और उनके सीजन्स को।